हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा एसएससी जेईई का 90 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आज हमारा डे 1 है और आज से हम टेक्निकल क्लासेस भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगा और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो मैं जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं और इनमें हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो और सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाईवे इंजीनियरिंग का जो है इंट्रो है, उसे जान लेते हैं कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ रोड्स का, हमें रोड सबसे पहले कब मिले, कब देखने को मिले और एक कि इनका जो डेवलपमेंट है, वो किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हमें रोमन रोड्स देखने को मिलते हैं, यानी सबसे पहले हमें रोमन रोड्स मिले, उसके बाद ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन हुआ, ये मेथड आया रोड कंस्ट्रक्शन करने का। उसके बाद मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन और उसके बाद मैकडम। और अब इस समय हम मैकडम मेथड से ही जितने भी हमारे रोड्स होते हैं बिटुमिनस रोड, वो हमारे मैकडम मेथड से ही बनाते हैं हम लोग। तो ये जो है इस तरह से कुछ है उनका डेवलपमेंट हुआ और इस तरह से कुछ मेथड्स जो हैं इवॉल्व हुए हैं हमारे हाईवे इंजीनियरिंग के। और अगर हम बात करें टेलफोर्ड की, तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन से जो है हमारे कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे हैं कि टेलफोर्ड जो रोड होता है उसमें जो हम केम्बर प्रोवाइड करते हैं वो 1/45 का प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर हम मैकडम की बात करें तो मैकडम में जो हम केम्बर प्रोवाइड करते हैं वो 1/36 का प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इससे पहले के जो मेथड्स हैं उनके बारे में, तो इससे पहले के मेथड्स में हम केम्बर नहीं प्रोवाइड करते थे और यही जो है हमारी इन जो मेथड्स थे इनकी मेन डिसएडवांटेज थी या फिर एक मेन जो आप कह सकते हैं कि मेन कमी थी, जिसकी वजह से ये जो रोड्स थे वो ड्यूरेबल नहीं होते थे। क्योंकि जो भी ड्रेनेज वाटर होता था, जो भी बारिश का पानी होता था, वो रोड पे वाटर लॉगिंग हो जाती थी और उसकी वजह से जो रोड का जो मटेरियल होता था, वो डिटोरिएट कर जाता था, पूरा ख़राब हो जाता था, जिसकी वजह से रोड बहुत जल्दी फ़ेल कर जाता था। तो यही एक रीज़न था जिसकी वजह से जो है ये मेथड्स उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर सकी और टेलफोर्ड और मैकडम के द्वारा यही एक सुधार किया गया, जिसके थ्रू हमारे रोड्स और बेहतर और ड्यूरेबल हो गए। और यही बात यहाँ पे बताया गया है, जॉन मैकडम के थ्रू बताया गया कि रोड्स में, क्योंकि इससे पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम ये सोचते थे कि अगर हम रोड्स के फाउंडेशन को हैवी बना दें तो हमारे रोड्स ड्यूरेबल हो जाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो जॉन मैकडम ने ये बताया कि हैवी फाउंडेशन स्टोन्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ये रिक्वायर्ड नहीं होता। रिक्वायर्ड ये होता है कि हम एक प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करें, जिसके थ्रू हमारा जो क्या बोलते हैं, जो रोड हो, जो पेवमेंट है, वो वाटर से सेफ रहे। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से कुछ जो हमारे इंडिया में किस तरह से जो भी कुछ सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है हाईवे से रिलेटेड या फिर रोड कंस्ट्रक्शन और रोड डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो उनका किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है 1927 में हमारा जयकर कमेटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के रिकमेंडेशन पे इसी के रिकमेंडेशन पे हमारा आईआरसी भी बना और इसी के रिकमेंडेशन पे जो है इसने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे इंडिया में, जो भी हमारा क्या बोलते हैं रोड डेवलपमेंट है उसके इसमें। तो उसके बाद 1928 में हमारा रिकमेंडेशन आया जयकर कमेटी का, 1929 में सेंट्रल रोड फंड आया, 1934 में हमारा आईआरसी आया और उसके बाद 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आया। उसके बाद 1943 टू 1963 नागपुर रोड प्लान। इसके बाद हमारे 20 ईयर रोड प्लान चालू हो गए, जिनमें सबसे पहला जो हमारा रोड प्लान था वो नागपुर रोड प्लान था, ठीक है। और ये जो है 1943 से 1963 के लिए पर्पज़ किया गया था, लेकिन ये जो है 2 साल पहले यानी 1961 में ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद 1961 से लेकर 1981 तक हमने दूसरा रोड प्लान चालू किया, जो कि था बॉम्बे रोड प्लान। और बॉम्बे रोड प्लान में हमने बॉम्बे रोड प्लान में भी हमने 20 साल हमें लगा और हमने इवॉल्व किया। उसके बाद थर्ड रोड प्लान आया 1981 से लेके 2001 तक, जो कि था लखनऊ रोड प्लान। और इसके बाद इस बीच में हमारे और भी बहुत सारे सेमी गवर्नमेंट जो ये थे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने भी इस्टेब्लिशमेंट लिया। जैसे कि 1952 में आपका CRRI आया, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद 1956 में आपका नेशनल हाईवे एक्ट आया और 1988 में आपका NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आया। ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे या फिर इंस्टीट्यूट्स थे जिनका डेवलपमेंट हुआ और इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और रोड प्लान जो ये थे 3 रोड प्लान थे हमारे, इन 3 रोड प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप मेक श्योर करें कि आप इसे याद कर लें, बढ़िया से ध्यान में रखें, ठीक है। और इसके बाद हम अगर बात करें एक छोटे से फैक्ट के बारे में कि जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, तो हमारा NH44 हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है और जो NH47A है वो हमारा शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है,
ठीक है, तो ये है एक बेसिक सा फैक्ट था जो क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि नागपुर रोड प्लान में हमारी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ थी, हमने क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, क्या-क्या रिकमेंडेशंस थी नागपुर रोड प्लान की, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। नागपुर रोड प्लान का हो गया, बॉम्बे रोड प्लान का हो गया, लखनऊ रोड प्लान का हो गया, तीनों के बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। तो नागपुर रोड प्लान की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि हम हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 16 किलोमीटर ऑफ लेंथ ऑफ रोड को डेवलप करें, कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है? उसके बाद यानी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद नागपुर रोड प्लान में एक और रिकमेंडेशन था, जिसके अकॉर्डिंग स्टार एंड ग्रिड पैटर्न बताया गया था कि जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो पैटर्न होगा वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होगा। उसके बाद इसी रोड प्लान में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। हमने क्या किया, हमने रोड्स को, हाईवेज़ को क्लासीफाई कर दिया 5 टाइप्स में, ठीक है? पहला टाइप था नेशनल हाईवे, दूसरा था स्टेट हाईवे, तीसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और पांचवा विलेज रोड। तो ये 5 तरह के क्लासिफिकेशंस किए गए हमारे द्वारा नागपुर रोड प्लान के अंदर। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे थे जो पूछे ही जाते हैं नागपुर रोड प्लान के बारे में। तो आप बेसिक्स मतलब आप मेक श्योर करें कि आप इस चीज़ को याद रखें। हो सकता है कि मैं आपको थोड़ा-सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा-सा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए कि अब हमारे पास बहुत कम समय है और हमें बहुत ब्रॉड सिलेबस कवर करना है, तो इसलिए शायद से मुझे थोड़ा-सा मतलब तेज़ पढ़ाना पड़ रहा है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट हमारे पास है और मैं आपको कंटेंट बढ़िया प्रोवाइड करूँगा। बस आपको क्या करना है, आपको बस मुझे सपोर्ट करना है और कंटेंट को फॉलो करना है। आप वीडियो देखिए और रिवीजन कीजिए और ये जो चीज़ है वो आपको सिलेक्शन दिलाएगी ज़रूर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बॉम्बे रोड प्लान की, तो बॉम्बे रोड प्लान में जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो था कि हम 32 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड बना दें हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है? यानी हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे हमारा 32 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड हो। उसके बाद हमारा एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि हम 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे भी बना दें इसके साथ-साथ, ठीक है? और इसके बाद इस रोड प्लान में हमने कुछ और मतलब फ़ॉर्मूलाज़ भी डिराइव किए, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि हमारा अगर कोई एरिया है या फिर मतलब कोई भी एरिया है, तो उसमें हमारा नेशनल हाईवे का एरिया क्या होना चाहिए, ठीक है? या फिर स्टेट हाईवे का एरिया क्या होना चाहिए, या फिर एरिया नहीं, लेंथ कितना होना चाहिए नेशनल हाईवे का उस एरिया में, इसका हमने फार्मूला डिराइव किया। उसके साथ-साथ लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे का भी फार्मूला डिराइव किया और एमडीआर का भी फार्मूला डिराइव किया। तो उस फार्मूला की अगर हम बात करें, तो जो लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे होना चाहिए हर एरिया में, तो उसके हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरिया अपॉन 50, यानी जो भी आपका एरिया है, मान लीजिए अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस 100 किलोमीटर स्क्वायर में आपका कम से कम कितना नेशनल हाईवे का लेंथ होना चाहिए, इसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया अपॉन 50 से। यानी कि यहाँ पे जो है आपका 2 किलोमीटर लेंथ का नेशनल हाईवे होना ही होना चाहिए। ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है? लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे को अगर हम फाइंड आउट करने की बात करें, तो एरिया अपॉन 25, और लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करें तो एरिया अपॉन 12.5। ये जो एरियाज़ हैं वो किलोमीटर स्क्वायर में है और जो हमें लेंथ मिलेगी वो किलोमीटर में मिलेगी, ठीक है? तो ये हो गया इनके बारे में, बॉम्बे रोड प्लान के बारे में, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एई और जेईई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मेक श्योर करके आप इन सबको ध्यान में रखें, ठीक है? लखनऊ रोड प्लान की अगर हम बात करें, जो कि तीसरा रोड प्लान था हमारा, तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि हम 82 किलोमीटर ऑफ लेंथ और 82 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड बना लें, कंस्ट्रक्ट कर लें पर 100 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया में। अगर हम इसको बताएं तो 16, 32, 82, ठीक है? 16, 32, 82, तो 82 किलोमीटर की बात हो रही थी हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बनाने की। इसके बाद क्या बोलते हैं, इस रोड प्लान में हमने ये भी डिसाइड किया कि अब हम स्टार और ग्रिड पैटर्न में न रह के बल्कि रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न में रोड्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न लखनऊ रोड प्लान में आया और नागपुर रोड प्लान में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, ठीक है? इसके बाद हमने इस मतलब रोड प्लान में भी हमने एक मतलब क्लासिफिकेशन किया रोड्स के बारे में। तो क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा-सा खौश-पश हो गया, मैंने आगे रखा है, आप यहाँ पे देखिए। इसमें हमने लखनऊ रोड प्लान के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रोड्स को 3 मतलब डिवीज़न में डिवाइड कर दिया। प्राइमरी डिवीज़न, सेकेंडरी डिवीज़न और टर्शियरी डिवीज़न, ठीक है? तो प्राइमरी डिवीज़न में आपका एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे आते हैं, ठीक है? सेकेंडरी डिवीज़न में आपका स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आता है और टर्शियरी डिवीज़न में आपका अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड आते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जो कि लखनऊ रोड प्लान के द्वारा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो मुझे मिले थे क्वेश्चंस में। तो हम पहले फैक्ट की बात करें तो मॉडर्न रोड्स आर बेस्ड ऑन मैकडम कंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही बताया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान के अकॉर्डिंग आइडियल विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग इज 7.9 मीटर। उसके बाद
अगला पॉइंट है 0 माइल स्टोन इज लोकेटेड इन लखनऊ, सॉरी नागपुर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो मुझसे मतलब मिस हुआ था एक एग्जाम में कि 0 माइल स्टोन कहाँ पे पाया जाता है, तो वो नागपुर में पाया जाता है। ये एक फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जियोमेट्रिक डिज़ाइन की, क्योंकि अब इतना ही था हमारा इंट्रो, तो इंट्रो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है और इतना आप याद कर लेंगे तो आप, मुझे लगता है कि हाईवे से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस चीज़ें हैं, मतलब क्या कह सकते हैं आप, हिस्ट्री है, वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि जियोमेट्रिक डिज़ाइन यानी हाईवे किस तरह से डिज़ाइन होता है, हाईवे के कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये मतलब इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि अब मैं आपको एक हाईवे का छोटा सा क्रॉस सेक्शन दिखा दूँ। तो ये रहा वो क्रॉस सेक्शन, आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा हाईवे है, हाईवे का क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक चीज़ है, मतलब ब्लैक कंपोनेंट आपको दिख रहा है, इसे ही हम कैरियज वे कहते हैं और इसी पे हमारे व्हीकल्स चलते हैं। इसके साथ साथ ये जो इसके बगल में ये जो पोर्शन है, इसे हम शोल्डर कहते हैं और इसका भी मैंने मतलब इसका भी आगे मैंने स्पेसिफिकेशन बताया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इनके काम क्या होते हैं हर कंपोनेंट के। तो कैरियज वे का मतलब कैरियज वे का वर्क तो हम सभी को पता है कि ट्रांसपोर्ट को फ्लो होने देना, मतलब क्या बोलते हैं, कैरी व्हीकल्स। ठीक है, कैरियज वे। अगर शोल्डर की बात करें तो शोल्डर जो होता है वो यूज़ होता है सबसे पहले तो इस क्या बोलते हैं, कैरियज वे को स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, यानी हमारे पेमेंट को स्टेबिलिटी देता है शोल्डर। इसके साथ ही साथ ये क्या होता है, जब भी हमारी मान लीजिए कि अगर कोई गाड़ी है और वो बीच में ख़राब हो गई, व्हीकल है ख़राब हो गई, उसे अगर हमें साइड में करना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम मतलब कैरियज वे में ही खड़ा कर देंगे। अगर आप कैरियज वे में खड़ा करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन जाम हो जाएगा। ठीक है, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो उसके लिए, उस सुविधा के लिए क्या किया गया है, शोल्डर दिया गया है कि अगर बीच में कोई भी बर्डन होता है तो हम उसे शोल्डर पे साइड कर सकें और हमारा जो ट्रैफिक फ्लो है वो कन्वीनियंटली चलता रहे। इसके साथ ही साथ अगर कभी-कभी जैसे कि विलेज रोड्स होते हैं या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं जिनके विड्थ जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती और हो सकता है कि कभी वहाँ पे जो मतलब गाड़ियाँ एक साथ ये कर सकें, जैसे मान लीजिए एक गाड़ी इस तरफ से आ रही थी और एक गाड़ी इस तरफ से जा रही थी, तो उसका विड्थ एप्रोप्रिएट ना हो, तो उस टाइम पे ये एक शोल्डर ही काम आता है कि आप जो है मतलब शोल्डर का यूज़ करके ये दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को पास कर सकती हैं। तो इसमें भी शोल्डर का बहुत बड़ा मेन रोल प्ले होता है। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर्मेशन विड्थ की, तो कैरियज वे और शोल्डर का जो विड्थ होता है उन दोनों का अगर हम सम करें तो हमें फॉर्मेशन विड्थ मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कैम्बर की, तो कैम्बर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम ड्रेनेज वर्क को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज वर्क को मतलब देते हैं, ड्रेनेज वर्क हमारा ड्रेनेज वर्क काम करता है। और केम्बर आप कह सकते हैं कि एक तरह का लैटरल ग्रेडियंट होता है, लैटरल स्लोप होता है जो हम रोड में प्रोवाइड करते हैं हाफ विड्थ तक, मतलब एक हाफ विड्थ तक आप मतलब हाफ विड्थ तक इंक्रीजिंग लेके जाएंगे और फिर हाफ विड्थ तक डिक्रीजिंग लेके जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ से डिक्रीज हो रहा है हाफ विड्थ तक। ठीक है, और जो ऊपर का पोर्शन इसे हम क्राउन कहते हैं। और केम्बर हम प्रोवाइड करने से हमारा जो बारिश का पानी होता है वो जो है कन्वीनियंटली हमारे रोड से साइड मतलब रोड से बहकर हमारा ड्रेनेज में चला जाता है। तो इसके थ्रू मतलब इससे हमारा जो रोड है वो सेफ़ होता है, वाटर लॉगिंग से सेफ़ हो जाता है और हमारे जो मटेरियल्स हैं वो डिटोरिएट नहीं होती और हमारा जो रोड है वो ड्यूरेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई केम्बर के बारे में। इसकी वैल्यू भी अलग-अलग रोड्स के लिए अलग-अलग कंडीशंस हैं जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। इसके बाद हम ड्रेनेज की बात करें तो ये इसमें हमारा पानी चला जाता है, ये तो अलग मतलब आसान है, सबको पता होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी था और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको आगे जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ेगी बताते चलूँगा। ठीक है, तो ये बात हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, तो एक चीज़ होती है पीव थियरी। ठीक है, पीव थियरी मतलब कि पी ये इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो पीव का मतलब होता है परसेप्शन, पी का मतलब होता है परसेप्शन, आई का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, ई का मतलब होता है इमोशन और वी का मतलब होता है वॉल्यूशन। पीव जो है ये एक ऐसा थियरी है जिसके थ्रू मतलब इस ये जो है क्या करता है, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी अगर ड्राइवर है, क्योंकि गाड़ी तो ड्राइवर ही चला रहा है, तो उस ड्राइवर के इमोशंस, उस ड्राइवर के इंटेलेक्चुअल पे और परसेप्शन और वॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो जो है कितनी अच्छे से व्हीकल को रन कर सकता है और कितने अच्छे से ट्रैफिक में मतलब अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, अगर जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई मतलब ड्राइवर है जो रोड पे जा रहा है और वो जो है अभी इमोशन में कह सकते हैं कि गुस्सा में है। ठीक है, अगर एंग्री है
गुस्सा है तो उस समय मान लीजिए अगर कोई ऑब्स्टेकल उसके सामने आता है, कोई मतलब आदमी आता है या फिर कोई जीव आ जाता है, तो उस टाइम पे क्योंकि वो गुस्सा है तो हो सकता है कि वो गुस्से में उसे कोलैप्स कर जाए, ठीक है? कोलैप्स कर जाए तो खुद को भी हानि पहुँचा देगा और दूसरे को भी हानि पहुँचा देगा। तो ये होता है, मतलब इसके थ्रू हमको पता चलता है कि हमें किस तरह का डिज़ाइन देना चाहिए, किस तरह के कंपोनेंट्स को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि किसी भी तरह का अगर ड्राइवर है उसका मतलब किसी भी तरह का ये पीव में किसी भी तरह का अगर उस पे इफ़ेक्ट है, तो किस तरह से हम डिज़ाइन दें कि हमारा जो ड्राइवर है और जो मतलब अलग अदर पर्सन है वो वहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट ना हो और जो ट्रैफिक जो हो वो आसानी से फ्लो हो सके। तो ये हो गई पीव थ्योरी के बारे में। अगर हम बात करें एज़ पर आईआरसी, मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ जो होता है व्हीकल का वो होता है 2.44 मीटर। और जो लाइट रिफ्लेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं जो हम रोड्स के अगल-बगल में देखते हैं, जो हमें रात को गाइड करती हैं रोड के बारे में, वो हमें उसे हम डिलाइनिएटर कहते हैं, डिलाइनिएटर उसे हम कहते हैं, ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे डिज़ाइन स्पीड की। तो ये एक ऐसा बेसिक पैरामीटर है जो कंट्रोल करता है अदर पैरामीटर्स को, क्योंकि मतलब डिज़ाइन स्पीड के ही अकॉर्डिंग हम जो भी कर्व या फिर जो भी चीज़ें हमें रखनी होती है, हम इसके अकॉर्डिंग ही रखते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक पैरामीटर है जो अदर पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर हम बात करें टोपोग्राफी के बारे में, तो टोटल 4 तरह की टोपोग्राफी होती है, ठीक है? 4 तरह की टोपोग्राफी होती है। और अगर हम उसे देखें तो प्लेन, पहला टोपोग्राफी होता है प्लेन। प्लेन टाइप में जो आपका स्लोप होता है वो 0 टू 10% तक वेरी करता है। अगर आपका 0 टू 10% तक टोपोग्राफी है तो इसे हम कहते हैं कि ये प्लेन टोपोग्राफी है, ठीक है? अगर 10 टू 25 है तो इसे हम रोलिंग टोपोग्राफी कहते हैं। और अगर 25 टू 60 है तो इसे हम माउंटेनियस टोपोग्राफी कहते हैं। और अगर 60 से भी ज़्यादा है तो उसे हम स्टीप टोपोग्राफी कहते हैं। तो ये 4 तरह की टोपोग्राफी हैं जिनका स्लोप के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि स्लोप की वेरिएशन कैसी है। बहुत बार क्वेश्चंस में ऐसे पूछ दिया जाता है कि बताइए कि 15% जो है टोपोग्राफी है अगर किसी स्लोप किसी मतलब एरिया की या फिर किसी स्लोप की, तो बताइए कि वो किस तरह की टोपोग्राफी में आता है। तो यहाँ पे हमें बताना होगा कि किस तरह की टोपोग्राफी में आता है। तो ये आएगा आपका रोलिंग टोपोग्राफी में, क्योंकि 10 टू 25% जो वैरी होता है वो रोलिंग में ही आता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें स्लीपिंग क्या होता है और स्कीडिंग क्या होता है, तो स्लीपिंग और स्कीडिंग की अगर हम बात करें तो हम सभी को मालूम है कि हमारा जो व्हीकल है जब हम चलाएंगे तो एक अगर आप मान लीजिए कि अगर आपका ये व्हीकल है और इसे हम एक सर्कल मतलब एक राउंड घुमाते हैं तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा 2πr, यानी 2πr डिस्टेंस ये कवर करेगा एक क्या बोलते हैं राउंड में, मतलब एक चक्कर में। और अगर कहीं ऐसा हुआ कि आप अगर मान लीजिए कि जो रोड पे एक्चुअल डिस्टेंस चला है वो है एल, और जो 2πr जो मतलब जितना चलना चाहिए वो है 2πr। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो गाड़ियों का जो व्हील है, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे सही से ना काम कर रहा है, इसलिए गाड़ियों का व्हील है वो जगह पे ही घूमने लगता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो आपका एल है, जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कम, किससे? 2πr से। क्यों? है कि नहीं? 2πr से कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा है, 1 मिनट। ये जो एल है वो आपका कम हो जाएगा 2πr से। तो क्योंकि ये 2πr से कम है तो इसे हम क्या कहते हैं? स्लीपिंग, ठीक है? और कभी-कभी आपने ये भी देखा होगा कि जब आप चला रहे हैं गाड़ी और आप ब्रेक मारते हैं और व्हीकल जो है वो कुछ दूर अपने आप सरक के चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन सही से काम नहीं किया, ठीक है? तो इस कंडीशन में जो आपका एल है वो ज़्यादा हो जाता है किससे? 2πr से। तो इसे हम कहते हैं स्कीडिंग। यही वही चीज़ यहाँ पे हमने समझाई है। स्लीपिंग में एल जो होता है वो कम होता है 2πr से, और स्कीडिंग में जो एल होता है यानी जो डिस्टेंस एक्चुअली कवर्ड किया गया है आपके द्वारा वो 2πr से ज़्यादा होता है, तो इसे हम स्कीडिंग कहते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें फ्रिक्शन की वैल्यू की, तो लैटरल फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, लेते हैं, जो उसका वैल्यू वो होता है 0.15, और जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए हम उसका वैल्यू लेते हैं वो 0.35 से लेके 0.40 तक वैरी करता है। इसके बाद हम बात करेंगे अनइवननेस के बारे में, रोड के अनइवननेस के बारे में। वैसे तो ये जो टॉपिक है वो आगे आपको मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ, मतलब डेफिनेशन दे देता हूँ कि क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि रोड का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा उबड़-खाबड़, हल्का-फुल्का कहीं-कहीं होता है, तो इसे ही हम अनइवननेस कहते हैं, और इसे हम बम्प इंडिकेटर के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, पता करते हैं कि कितना है। और इसे हम डेप्थ में नापते हैं, मतलब इसका जो यूनिट है मेजरमेंट का वो डेप्थ है।
और अगर ये जो डेप्थ है, मतलब ये जो हमने एक लेंथ मान लीजिए पर 1 किलोमीटर में, पर किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड पे हमने इस बम्प इंडिकेटर के थ्रू नापा कि कितना उबड़ खाबड़ है, ठीक है, कितना रोड का सरफेस जो है वो कितना उबड़ खाबड़ है। और हमें ये नापने के बाद हमें ये पता चला कि रोड का जो उबड़ खाबड़ है, जो कम्युलेटिव आएगा, कि मतलब जोड़ते हुए कि 1 किलोमीटर में हमारा कम्युलेटिव कितना आया, 1500 का जो है उबड़ खाबड़ है या फिर इससे कम है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि ये गुड कंडीशन है, यानी कि ठीक है, रोड सेटिस्फैक्ट्री है। तो इसी तरह से और भी कंडीशंस हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट रोड। एक फैक्ट के बारे में कि कंक्रीट रोड हैव बेटर विजिबिलिटी देन बिटुमिनस ड्यू टू मिराज इन आफ्टरनून। तो ये एक पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछा सकता है कि कंक्रीट रोड का जो मतलब किस रोड की विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर होती है, कंक्रीट रोड की बिटुमिनस रोड की। तो ऑब्वियस सी बात है कंक्रीट रोड की। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप बिटुमिनस रोड पे कभी कभी ड्राइव करते हो तो धूप के समय में, जब धूप बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसा लगता है कि आगे कहीं पानी है, ठीक है, आगे कहीं पानी यानी मिराज बनता है। तो इसलिए वहाँ की विजिबिलिटी ज़्यादा बेहतर नहीं है और कंक्रीट रोड की विजिबिलिटी इससे बेहतर होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केम्बर के बारे में, केम्बर का शेप कैसा होना चाहिए, हम आइडियली केम्बर कैसा होता है उसकी बात करूँ तो ये मिक्स्ड मतलब कंपोजिट केम्बर होता है, मिक्स्ड केम्बर होता है, जो कि क्या होता है, पैराबोलिक, यानी बीच में क्राउन पोर्शन जो ऐसा होता है इसका पैराबोलिक होता है और एजेस जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, ठीक है। क्राउन पोर्शन जो होता है वो पैराबोलिक होता है और एजेस स्ट्रेट होती हैं। ये जो केम्बर बनता है इसे हम आइडियल केम्बर कहते हैं, ठीक है, यानी स्ट्रेट एजेस विथ पैराबोलिक मिडल पोर्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम केम्बर का वैल्यू कितना प्रोवाइड करते हैं किसी भी टाइप ऑफ रोड में और कैसे कैसे कंडीशंस यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबल में देखते हैं कि अगर हमारा जो रोड है वो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है या फिर हाई बिटुमिनस रोड है, तो उसमें जो हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, इसमें दो कंडीशंस होते हैं, एक होता है हैवी रेनफॉल, एक होता है लाइट रेनफॉल। या तो बारिश बहुत तेज आएगी या तो बारिश बहुत धीमी आएगी। और आपको पता है कि अगर बारिश तेज आएगी तो वहाँ पे जो हमें कैम्बर देना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर लॉगिंग की चांसेस है वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो इसलिए हम हैवी रेनफॉल में 1 in 50 का, किस कंडीशन में, कॉन्क्रीट रोड और हाई बिटुमिनस रोड में 1 in 50 का क्या बोलते हैं, केम्बर प्रोवाइड करते हैं। या फिर इसे अगर आप परसेंट में चेंज करेंगे तो 2%, 1 in 50 का अगर आप 1 in 50 का अगर आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वो 2% होगा, ठीक है। और लाइट रेन में 1 in 60 का प्रोवाइड करते हैं जो कि 1.67% होता है। अब आप, बहुत बच्चे होते हैं ऐसे होते हैं जिनका कन्फ्यूजन होता है कि 1 in 50 बड़ा है या 1 in 60 बड़ा है। तो मेरे भाई 1 in 50 बड़ा है, 1 in 60 छोटा है। यहाँ पे 1 in 50 का मतलब ये है, अगर कहीं भी 1 in n के फॉर्म में आपको क्या बोलते हैं स्लोप दिया गया है, तो इस स्लोप का मतलब है कि n डिस्टेंस चलने के बाद, ठीक है, n मीटर डिस्टेंस चलने के बाद आप 1 मीटर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलने के बाद आप 1 मीटर डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में चलेंगे। तो आप ही बताइए कि 50 मीटर चलने के बाद, 50 मीटर, अगर ये 50 मीटर है, 50 मीटर चलने के बाद आप 1 मीटर चल रहे हैं, और एक ऐसा स्लोप है जिसमें 60 मीटर चलने के बाद आप 1 मीटर चल रहे हैं, तो कौन सा स्लोप ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है 50 मीटर में 1 मीटर वाला। तो ये चीज़ है। तो इस तरह से हम इसे मतलब पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके बाद अगर हम अगले इसके बारे में बात करें अगले कंडीशन में, तो अगर हमारा रोड थिन बिटुमिनस रोड है, कैसा रोड है? थिन बिटुमिनस। तो उसमें हमारा जो स्लोप होगा हैवी रेनफॉल में वो 1 in 40 होगा, और जो लाइट रेनफॉल में जो स्लोप होगा, मतलब स्लोप मतलब कैम्बर, वो होगा 1 in 50। उसके बाद अगर हम WBM की बात करें तो 1 in 33 हैवी रेनफॉल में और 1 in 40 लाइट रेनफॉल में। अर्दन रोड की बात करें तो 1 in 25 हैवी रेनफॉल में और 1 in 33 लाइट रेनफॉल में। इसे आप बहुत आसान तरीके से अगर आप मैं बताऊँ याद करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है कि सीसी का क्या होगा, और उसके बाद थिन बिटुमिनस है, उसके बाद क्या बोलते हैं WBM है, उसके बाद अर्दन है। और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या रखिए, यहाँ पे आप सबसे पहले ये लाइट रेनफॉल रखिए और यहाँ पे हैवी रेनफॉल रखिए। उसके बाद क्या कीजिए, लाइट रेनफॉल में हमारे कितने आता है, तो लाइट रेनफॉल है मतलब हमारा स्लोप कितना होगा, कम होगा यानी 1 in 60। उसके बाद हैवी है तो 1 in 50। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 1 in 50 यहाँ पे लिखिए, 1 in 50, 1 in 40, फिर 1 in 40 यहाँ पे, फिर 1 in 33, फिर 1 in 33 यहाँ पे और 1 in 25। इस तरह से आप इसे टेबल को आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि IRC स्पेसिफिकेशन फॉर कैरियज वे विड्थ। कैरियज वे का विड्थ कितना होना चाहिए IRC स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो सिंगल लेन की अगर हम बात करें तो 3.75 मीटर रखा जाता है सिंगल लेन रोड का विड्थ। उसके बाद मल्टी लेन की अगर हम बात करें, अगर मतलब मल्टी लेन्स है, बहुत सारे लेन्स है, तो उस कंडीशन में हम 3.5 मीटर इंटू नंबर ऑफ लेन्स कर देंगे तो हमें विड्थ मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम 2 लेन की बात करें, 2 लेन रोड विदाउट कर्ब्स भी एक कंपोनेंट है रोड का, जो कि क्या करता है, जो कि फुटपाथ को और कैरियज वे को
जो है अलग अलग करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। और बहुत बार ये हम एक इसके साथ ही साथ ये एक कह सकते हैं आपकी एक गाइड बैंक होता है। आप कह सकते हैं कि एक गाइड बैंक होता है जो कि गाइड करता है ड्राइवर्स को, कि जो कि गाइड करता है और क्या बोलते हैं, प्रोटेक्ट करता है फुटपाथियंस को, जो फुटपाथ है, जो फुटपाथ पे चल रहे हैं उनको ये भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और साथ ही साथ रोड को गाइड करता है। ठीक है, रोड को गाइड करता है और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे कैरियज वे को। ठीक है, तो ये सारे बात हुए कर्ब्स के बारे में। आपने देख रखा होगा जो भी रोड्स होते हैं, रोड्स के मतलब साइड में क्या बोलते हैं, फुटपाथ जहाँ से चलता है वहाँ पे ऐसे येलो और क्या बोलते हैं, येलो और ब्लैक कलर के कर्ब्स ऐसे थोड़ा छोटे छोटे स्टोन्स के दिए होते हैं, तो उसे आपने देखा होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 2 लेन रोड्स विथ कर्व्स, तो वहाँ पे 7.5 मीटर का विड्थ होता है। इंटरमीडिएट कैरियज वे का जो विड्थ होता है वो 5.5 मीटर रखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मिनिमम डिजायरेबल विड्थ कितना होता है मीडियन का मतलब होता है कि जब भी आप देखे होंगे रोड जो होता है, रोड को डिवाइड किया रहता है, डिवाइडर दिया रहता है बीच में, तो जिसे हम डिवाइडर कहते हैं वो डिवाइडर नहीं होके वो मीडियन है, जो कि क्या कर रहा है, रोड को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम डिजायरेबल विड्थ होता है वो 5 मीटर रखा जाता है और इसे मतलब 3 मीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमें हमारे पास ज़्यादा एरिया नहीं है, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने के लिए विड्थ नहीं है, तो वहाँ पे हम इसे घटा के 3 मीटर कर सकते हैं। ठीक है, रोड में। और अगर हम बात करें द विड्थ ऑफ मीडियन ऑन ब्रिजेस, तो ब्रिजेस पे हम इसे 1.5 मीटर रखते हैं, क्योंकि ब्रिज पे मतलब कम ही रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर हम विड्थ बढ़ा देंगे तो इसलिए। लेकिन इन एनी केस, किसी भी केस में इसका जो विड्थ है वो 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो हम कहीं पे भी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि एस पर IRC कितना विड्थ होगा शोल्डर का। शोल्डर जिसे मैंने अभी अभी आपको समझाया था कुछ समय पहले, तो इसका जो विड्थ होगा वो 2.5 मीटर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम विड्थ ऑफ पैरेलल पार्किंग लेंथ, मिनिमम पार्किंग लेंथ का हम जो विड्थ रखते हैं वो हम 3 मीटर रखते हैं। और एज पर IRC मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल कितना हो सकता है, 18 मीटर हो सकता है। ये सभी फैक्चुअल पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद करना है, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें साइड डिस्टेंस की, तो साइड डिस्टेंस में अगले पार्ट में, मतलब आज के ही अगले पार्ट में, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं 25 से 30 मिनट के लेंथ की वीडियोस डालूंगा, तो पहला पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट में मैं साइड डिस्टेंस आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अगले पार्ट में भी बने रहें, जिससे कि आपकी जो ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं हाईवे इंजीनियरिंग के वो क्लियर हो जाए। और अगर किसी भी तरह का सजेशन हो जिसके थ्रू मैं इन वीडियोस को और भी हेल्पफुल बना सकूं आपके लिए, तो आप ज़रूर से कमेंट करें। वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।